सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चेयर सेंटर के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। आज ये व्याख्यान का 84वां व्याख्यान है। 84 व्याख्यान तक हम पहुंच चुके हैं। हमारा लक्ष्य है 100 व्याख्यान तक जाना है। इस 84वें व्याख्यान में आज वक्ता के रूप में उपस्थित मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए माननीय श्री रमेश पतंगे जी आज हमारे इस व्याख्यान के वक्ता के रूप में हैं। और आज के इस व्याख्यान में अध्यक्ष के रूप में हमारे सम्माननीय कुलपति, पूर्व कुलपति, जिसकी प्रेरणा से ये सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चेयर का प्रारंभ हुआ है। साहब के कुलपति श्री के कार्यकाल में ये चेयर सेंटर का प्रारंभ हुआ है। ऐसे वर्तमान में गोविंद गुरु विश्वविद्यालय गोधरा के कुलपति प्रोफेसर प्रताप सिंह जी चौहान आज के इस व्याख्यान में अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। सर, ये 2016 में गुजरात सरकार ने राज्य के 5 यूनिवर्सिटियों में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चेयर सेंटर का स्थापना की है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में 17 फरवरी 2017 में हमारे तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर प्रताप सिंह जी चौहान साहब के अध्यक्ष स्थान में ये चेयर सेंटर का प्रारंभ हुआ है। तब से लेकर हमें यूनिवर्सिटी की ओर से चेयर के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए, चेयर के उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी की ओर से पूर्ण तरह से सहकार मिल रहा है। आज गुजरात में एकमात्र ऐसा चेयर सेंटर है जिसके पास अपनी बिल्डिंग है, उसके पास उसका स्टाफ है। आज हमारे चेयर सेंटर में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्यून है और चेयर की अपनी बिल्डिंग है। उसके पास लाइब्रेरी है, सेमिनार हॉल है और फैकल्टी के लिए चैम्बर है। चेयर सेंटर गुजरात सरकार ने, केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप गुजरात सरकार ने ये चेयर सेंटर को प्रति वर्ष 35 लाख रुपीस ग्रांट प्रदान करती है प्रति वर्ष। इसमें 10 लाख चेयर सेंटर के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए विभिन्न चेयर की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करते हैं हम। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पर, उनके तत्वज्ञान, उनके विचार के पर एमफिल, पीएचडी और एलएलएम के शोध छात्रों अपने लघु शोध निबंध या महाशोध निबंध में बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन, कवन और दर्शन को विषय को लेकर संशोधन कर रहे हैं। अध्यापक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पर रिसर्च प्रोजेक्ट लेकर संशोधन कर रहे हैं। चेयर को अपनी वेबसाइट है। चेयर में अभी 4 पुस्तक प्रकाशित किए हैं और ये चेयर का जो ई व्याख्यान माला है, उसके जो सभी विद्वत जनों ने जो व्याख्यान दिए हैं, उस व्याख्यान को हम YouTube चैनल के माध्यम से सभी को लाभान्वित हो, इसलिए हम उसको हमारी वेबसाइट पे अपलोड करने वाले हैं। इस प्रकार अविरत समय को नहीं देखते हुए हमारे चेयर सेंटर की टीम सभी ये रात दिन कार्य कर रही है और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। हमारे कुलगुरु प्रोफेसर पैथानी साहब, विजय भाई देसानी साहब सब हमें प्रेरित करते हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह चेयर
अविरत कार्य कर रही है सर। कोरोना की महामारी को लेकर कुलपति श्री ने ऐसा बताया कि भाई अभी ऑनलाइन व्याख्यान करके हम बाबा साहब को जन जन तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं। इस विचार को हमने अपनाया और उसका क्रियान्वयन किया और आज 84वां व्याख्यान है और पूरे देश भर में से विभिन्न विद्वानों ने इस चेयर के लिए अपना समय निकाला और व्याख्यान दिया है। आज के हमारे इस व्याख्यान के वक्ता माननीय श्री रमेश पतंगे जी का मैं सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी चेयर सेंटर की ओर से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और हमारे सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान साहब का भी स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज हम हमारे प्रसिद्ध विचारक समरसता के बारे में, जिसका समरसता की बात हो तो देश में किसका नाम लिया जाए, तब प्रथम नाम है सम्माननीय रमेश पतंगे जी। बंधारण पर आपने कार्य किया है। आपका व्याख्यान सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। मैं हमारे चेयर के प्रोफेसर दीनू भाई को विनती करता हूं कि आज के हमारे वक्ता का परिचय दे और कार्यक्रम को अग्रेसित करें। श्री दीनू भाई। हमारे चेतनवन के चेयरमैन श्री डॉक्टर राजा एन काथड़ ने दोनों वक्ताओं का और श्रोताजनों का शाब्दिक स्वागत किया और चेयर क्या काम कर रही है उसके बारे में बताया। काफी बातें हैं जो हम बता नहीं सकते, इसके लिए तो एक अहवाल लिखना पड़ेगा। फिर भी चेयरमैन साहब ने जो बातें रखी वो तो एक झलक। आज के सुनहरे मौके पर हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं रमेश पतंगे जी और आज की बैठक के अध्यक्ष के रूप में विराजमान है हमारे चेयर के प्रति प्रेम रखने वाले माननीय कुलपति श्री प्रताप सिंह चौहान साहब, जो कि गुरु गोविंद श्री यूनिवर्सिटी में कुलपति के रूप में कार्यरत और इसके पहले वो हमारी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। बहुत बढ़िया अवसर है, सुनहरा मौका है। दो दिग्गज आदमी आज डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयर सेंटर राजकोट के मन को शोभायमान कर रहे हैं। इसी क्षण का आनंद लेते हुए मैं एक अमृता प्रीतम की पंक्ति कहना चाहूंगा जो हमारे प्रेम को आपके प्रति दर्शाती है। पतंगे जी, ये कौन आया है कि जैसे खुदा के घर से पैगाम आया है। सर, તમે हमारे ત્યાં આવ્યા છો, ગુજરાતમાં આવ્યા છો, ગુજરાતની સૌરભ અને અમારો પ્રેમ તમારા તરફ છે સર। મારે તમારો સંક્ષિપ્તમાં માત્ર આપનો પરિચય ખૂબ વિશાળ છે, પણ સંક્ષિપ્તમાં मैं आपके परिचय की झलक देना चाहूँगा। आप अच्छे कथा लेखक हो, संपादक हो, विचारक हो। आप साहब मराठी और हिंदी साहित्य के भी ज्ञाता हो। वर्तमान में आप हिंदी प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष, सेंसर बोर्ड के सदस्य और राजा राम मोहन राय ग्रंथालय के सदस्य भी। आपको कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। सामाजिक समरसता के लिए आप प्रतिबद्ध हो। आप संघ के स्वयंसेवक हो, संघ कार्य के दायित्वों को सक्षमता से निभा रहे हो। आज आप हमारे चेयर सेंटर के श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भारतीय संविधान निर्माण में डॉक्टर आम्बेडकर जी का जो विशिष्ट योगदान है उस ऊपर बात करने वाले हो। आपको मैं विनती करता हूं कि आप अपनी बात रखें। आदरणीय रमेश पतंगे जी। नमस्कार। इस व्याख्यानमाला के अध्यक्ष प्राध्यापक प्रताप सिंह चौहान जी और अंबेडकर चेयर के प्रोफेसर डॉक्टर राजा काथड़ जी और सभी श्रोताओं को मैं नम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूं। योगायोग ऐसा है कि आज श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है और युवा दिन करके पूरे देश भर में इसे मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का वर्णन योद्धा सन्यासी इन दो शब्दों से किया जाता है। उन्होंने
सोए हुए भारत को जगाने का काम किया। उसकी अस्मिता क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, यह तो उन्होंने बताया भी, लेकिन साथ साथ उसके उनके दोषों पर भी बहुत गहरा आघात किया है। खास करके जो सामाजिक दोष है, जाति प्रथा के कारण उत्पन्न हुए दोष है, अस्पृश्यता है, इस पर उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में, अत्यंत कठोर शब्दों में, यानी इतने कठोर शब्दों में कि शायद पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी इतने कठोर शब्दों में नहीं बोले हैं। इतनी कठोर शब्द वाणी में उन्होंने इन सारी दोषों पर प्रहार किए हैं। एक बार उन्होंने कहा कि बंगाल में भाषण करते समय कि आप सब लोग उच्च जाति के लोग, श्रीमंत लोग, धनिक लोग सोने चांदी की तस्करी में खाना खा रहे थे और हजारों लोग भूखे आपके घर के बाहर खड़े थे। कभी आपके मन में ये भाव नहीं आया कि मेरे थाली का कुछ उसको भी देना चाहिए, ये मेरा बंधु है। परमेश्वर को यह अन्याय सहन नहीं हुआ, इसलिए आपको काटने के लिए वो सारे जो आक्रमण है, विदेशी आक्रमण, उनको छोड़ दिया आप पर। ये विवेकानंद जी की वाणी है। ऐसे महापुरुष को मैं आज के उनके जयंती के अवसर पर और विनम्रता से प्रणाम करते हुए अपने विषय पर जाता हूँ। पूज्य डॉक्टर बाबा साहब हे भारतीय संविधान के निर्माता है, शिल्पकार है, यह बात तो सारी दुनिया जानती है। एक बार उनकी बातचीत पंडित नेहरू जी के जो स्वीय सचिव है M.O. मथाई, उनके साथ हो रही थी। तो मथाई साहब के साथ जो उनका वार्तालाप हुआ, उसको मथाई ने अपनी पुस्तक में दिया है। रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज, इस नाम का वो पुस्तक है। उसमें वो लिखते हैं मथाई, अंबेडकर जी ने क्या कहा। तो अंबेडकर जी कहते हैं, द हिंदूज वांटेड वेदास and they sent for Vyas, who was not caste Hindu. The Hindus wanted an epic. They sent for Valmiki, who was an untouchable. The Hindus want a constitution and they sent for me. तो ये तीन जो वाक्य है, उसमें बाबा साहब जी ने जो कहा है कि व्यास जिन्होंने वेद महाभारत की रचना की है, वो तो एक मछुआरी के पुत्र थे। वाल्मीकि भी कोई उच्च जाति के थे, ऐसा नहीं। तो रामायण, महाभारत और संविधान, इन तीनों से अपना देश बनता है और तीनों के निर्माता है व्यास, वाल्मीकि और अंबेडकर। इसका कितना और कैसा और क्या अर्थ करना चाहिए, ये मैं आप पर छोड़ देता हूं। आप अपनी प्रतिभा के अनुसार इसका हम अर्थ कर सकते हैं। हमारा संविधान जो है वह निर्माण करने के लिए 1946 में संविधान सभा जो है, यह संविधान सभा 1946 में उसका गठन हुआ और 9 दिसंबर को इसका पहला अधिवेशन हुआ। 46 आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे, वो उसके प्रोविजनल चेयरमैन बने और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा। यह संविधान सभा का जो गठन हुआ है और हमें जो संविधान बनाना है,
उसके मूल तत्व क्या होंगे, मूलाधार क्या होंगे, विचारधारा क्या होगी, इस प्रकार का वह एक प्रस्ताव है। बहुत सुंदर प्रस्ताव है। उस पर पंडित नेहरू जी का भाषण भी हुआ और इसमें पंडित नेहरू जी ने यह कहा कि महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं कि इसमें एक बात उन्होंने कही कि सोर्स ऑफ ऑल पावर इज इंडियन पीपल, भारतीय जनता है। तो जनता ये शक्ति का अंतिम उगम स्थान है, वहां से हमको राज्य करने की शक्ति प्राप्त होगी, मतलब ये हमारा प्रजातंत्र रहेगा। और इसमें सबको फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। उन्हें दो राइट्स का जिक्र किया है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और बाद में कहा कि जितने भी हमारे स्टेट्स है वो स्टेट एक प्रकार से ऑटोनोमस स्टेट्स रहेंगे और एक प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा देश का। इस प्रकार का सारा विषय उन्होंने रखा। तो संविधान सभा में उस समय इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी का पहला भाषण हुआ और संविधान सभा में उनके कुल मिलाकर 30-32 भाषण हुए और उनमें से ये 3 भाषण बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें पंडित नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा उस पर बात करते समय बाबा साहब जी ने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है, अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कही। एक बात उन्होंने यह कही कि भाई इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो दिए हैं, वो ठीक है, लेकिन राइट्स विदाउट रेमेडीज आर मीनिंगलेस। आप लोग तो राइट्स तो दोगे कि भाई आपको संचार स्वतंत्र है, भाषण स्वतंत्र है और उपासना स्वतंत्र है, लेकिन उस पर अगर कोई अधिक्षेप होता है तो उसकी रक्षा की गारंटी क्या है? नहीं तो जैसे स्कूलों में लिखा हुआ होता है ना कि सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, ये तो वचन है, उसका पालन करना नहीं करना ये कोई बंधन कारक नहीं होता है। तो राइट्स विदाउट रेमेडीज को कानून का संरक्षण देना चाहिए, ये बात डॉक्टर बाबा साहब जी ने उसमें उठाई। और फिर एक बात यह कही कि जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई है इज वेरी डेंजरस। आज भारत को सबसे बड़ी अगर कोई आवश्यकता होगी तो स्ट्रॉन्ग यूनिटरी और केंद्र की है। और थोड़ा इतिहास में हम झांकेंगे, बाबा साहब जी ने नहीं कहा लेकिन हम समझ सकते हैं कि भारत 1000 साल तक गुलामी में रहा। पहले फिर वो विदेशी से अनेक अनेक प्रकार के आक्रामक लोग आते रहे, अरब आए, तुर्क आए, ईरानी आए, मुगल आए और दिल्ली पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। फिर बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने सबको हरा कर अपना कब्जा जमा लिया। तो इस प्रकार से जो देश पारतंत्र में गया, इसका कारण ऐसा कि हमारी केंद्र सत्ता दुर्बल बन गई। केंद्र सत्ता नाम की कोई रही नहीं। तो ये केंद्र सत्ता आज की परिस्थिति में बहुत सबल बनानी चाहिए। और उस समय का जो आंदोलन चल रहा है, पहली संविधान सभा यानी 46 की संविधान सभा तो अखंड भारत की संविधान सभा थी। 390 के से भी अधिक मेंबर्स उसमें थे। और आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं वहां से भी मेंबर्स उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, लेकिन उस पर मुस्लिम लीग ने ये बहिष्कार डाला, उसमें सहभागी नहीं हुए और इस पर अड़कर बैठे कि भाई हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको देश में रहना नहीं है। और फिर देश के बंटवारे का जब 47 में निर्णय हुआ तो सारे जो वहां से चुनकर सभासद आए थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं रहे और उनकी जो मेंबरशिप रही वो 288 या 289 तक इतनी उनकी मेंबरशिप रही। बाबा साहब जी भी पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे, फिर बाद में उनको मुंबई से ही चुनकर लाया गया और संविधान सभा में आने के बाद उनके ऊपर ये ड्राफ्टिंग कमेटी का दायित्व सौंपा गया, चेयरमैन बनाया गया उनको। अनेक समितियां थी, उसमें से बहुत महत्वपूर्ण समिति यह ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, उसका चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को और सारे मेंबर्स ने यूनानिमसली उनको उनका चयन किया।
ये मैं बहुत थोड़े में आपको बता रहा हूँ कि समय की मर्यादा जो रहती है ना, तो उसमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते। लेकिन उसमें एक बात ऐसी है कि जिन्होंने बाबा साहब जी को चेयरमैन बनाया, उनमें से हार्डली 2-4 लोग ऐसे होंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं। बाकी सब तो कांग्रेसी मेंबर थे, और वो कांग्रेस के साथ तो अम्बेडकर जी का जन्म से ही झगड़ा था। महात्मा गांधी जी को कभी महात्मा भी उन्होंने नहीं कहा, और ये कांग्रेसी ने अस्पृश्यों के लिए कुछ किया नहीं है, इस प्रकार का उनका किताब भी है, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स। ये बड़ी 300 पन्नों की किताब है। ऐसे टिकाकार है, जबरदस्त टिकाकार है, और हिंदुत्व, हिंदू धर्म के बारे में भी टिका करने वाले। यह सब जानते हुए भी उनको यह ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किया। क्यों किया? वो कोई वोट बटोरने के लिए नहीं किया। ये पहली बात ध्यान रखनी चाहिए। चलो भाई, एक दलित नेता है, उसको जरा सम्मान दिया तो दलितों के वोट सबको हमेशा के लिए मिलते रहेंगे, ऐसा कोई विचार नहीं है। ऐसा अगर कोई बात करेगा तो वो मूर्खतापूर्ण होगी और अन्यायकारक होगी। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर वो सब भली प्रकार, अच्छी प्रकार से जानते थे कि हम इतने लोग हैं, लेकिन हम में से सबसे ज्ञानी अगर कोई व्यक्ति है संविधान के बारे में, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। तो उनको ही ये काम देना चाहिए। भले वो कांग्रेस के टिकाकार होंगे, ये हो गए, लेकिन देश का संविधान वही ठीक प्रकार से ड्राफ्ट कर सकते हैं। इतना बड़ा विश्वास उन पर व्यक्त किया, और बाबा साहब जी की महानता भी इसमें है कि इस विश्वास को और जरा सी भी आंच आए, ऐसा एक भी व्यवहार सारे कार्यकाल में, इन्हें 26 नवंबर 1949 तक, जब तक वो संविधान सभा में है, उन्होंने नहीं किया है। ये दोनों की महानता है। इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर और फिर कुछ बातों को हमको विचार करना चाहिए। उसमें अपनी संविधान सभा का विचार इस प्रकार से करना पड़ता है, और उसके जो मेंबर्स है, उसके चेयरमैन है, जो जो कोई है, तो वो हमारे एक एक अर्थ में फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा भी उनको कहना चाहिए। सबको सबको ये उसका श्रेय भी देना चाहिए। उनको उनके बारे में मन के अंदर हमेशा के लिए कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि नेहरू जी के जो प्रस्ताव है, उस पर अंबेडकर जी का जो टिप्पणी है, उसमें एक बात उन्होंने और कही है, बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत कम लोग उसे जानते हैं। जो जानते हुए होंगे उनको आनंद होगा फिर से सुनने को मिला। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग वगैरह सारे भारत से अलग होना चाहते हैं, ये गलत सोच है उनकी। मैं बाबा साहब का कोट ही आपको सुनाता हूँ। विथ ऑल आवर कास्ट एंड क्रीड्स, आई हैव नॉट द स्लाइटेस्ट हेजिटेशन दैट वी शैल in some form be united people. I have no hesitation in saying that, notwithstanding the hesitation of the Muslim League for the participation of India, someday enough light will dawn upon the मुस्लिमों को ये समझ में आएगा आज न कल, and they too will begin to think that united India is better for them also. अखंड भारत की वो बात करते हैं, संविधान सभा में बात करते हैं। आज के पाकिस्तान की परिस्थिति अगर हमने देखी, वहां क्या चला है, आर्थिक स्थिति उसकी क्या है, आतंकवाद कैसे उनको ही खाया जा रहा है, वो कैसे कभी अमेरिका के गुलाम बनते हैं, कभी चीन के गुलाम बनते हैं, कहने के लिए हम स्वतंत्र है कहते हैं। ये पाकिस्तान की जो हालत है, तो आज न कल उनके दिमाग में भी ये विषय जरूर, और हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी जीते जी ये हम देख सके कि उनको वो अपनी असेंबली में एक प्रस्ताव पारित करे कि वी वांट टू जॉइन इंडिया। तो ये समय भी आने वाले काल में आएगा। बाबा साहब जी की ये भविष्यवाणी है, वो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से वो पूर्ण हो गया, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बाबा साहब जी का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर का उनका जो भाषण है, बहुत लंबा भाषण है,
हम लोग उसे पढ़े, उसमें से बहुत कुछ विषय आएगा। ये संविधान जो बनता है तो उसमें क्या होता है? संविधान 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 गुजराती में बंधारण, और मराठी में बात करनी है तो उसका विषय आता है राज्य घटना। ये सारी बातें जो है तो इसका मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब क्या होता है? जरा एक आधा मिनट है, मेरे कान का वो नीचे गिरा है, वो मैं देखता हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, आप सुन रहे हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है। तो संविधान के बारे में, अमेरिका के संविधान के फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे जिनको कहा जाता है, उनका नाम है जेम्स मैडिसन। आप सुन रहे हैं ना? सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है सर, बोलिए सर, बोलिए। फिर भी सुनाई दे रहा है ना? आपकी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ हाँ। तो वो फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जेम्स मैडिसन। वो जेम्स मैडिसन कहते हैं कि अगर समाज या देवदूतों का बना है तो उसके लिए कोई बंधारण या कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। अगर समाज देवदूतों द्वारा संचालित है फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य मनुष्य है, और मनुष्य की व्याख्या, तो उसमें से एक व्याख्या है कि मैन इज सोशल एनिमल, मैन इज इकोनॉमिक एनिमल, मैन इज पॉलिटिकल एनिमल, वगैरह वगैरह। कोई मजाक की व्याख्या हम भी कर सकते हैं। वास्तव में सत्य है कि मनुष्य ये झगड़ालू प्राणी है, निरंतर वो झगड़े करते रहेगा छोटी मोटी कारणों से। जैसे आप यूनिवर्सिटी के सब संबंधित लोग हैं तो आपको भी इसका कई अनुभव आता होगा। बच्चों में झगड़ा है और स्टाफ में भी झगड़ा है, इसमें भी झगड़ा है, झगड़े करते रहना छोटे छोटे कारणों से। तो ये इनको सबको मनुष्य समाज को नियंत्रित करना पड़ता है, और ये नियंत्रित करने का काम कानून द्वारा करना पड़ता है, और ये कानून बनाने का काम संविधान को करना पड़ता है। तो संविधान करते समय जिसको संविधान का ड्राफ्टिंग करना है, संविधान की निर्मिति करनी है, उसके पास कितने ज्ञान की आवश्यकता है? तो उसको ही मस्ट नो लॉ थॉरली। लॉ क्या चीज होती है, कानून क्या होता है। केवल कानून की एक व्याख्या दी और कंठस्थ की और पेपर में लिख दी, इतने से काम नहीं चलता है। तो कानून कैसे बनता है, क्या होता है, कानून का और जस्टिस का क्या संबंध है, वो रिलेशन उसका क्या है, इसका डीप नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात जो होती है, जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है कि जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, विश्व के अंदर अनेक प्रकार के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। कहीं पर राजेशाही है, किंगडम है, मोनार्की है, कहीं पर तानाशाही है। तानाशाही के भी अन्य प्रकार होते हैं। कहीं पर वन पार्टी रूल होता है, उसकी तानाशाही होती है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो ये सारे विषयों का संविधान बनाने वाले को सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए। फिर जिस समाज के लिए वो संविधान बनाना है, समाज क्या है,
उसकी परंपरा क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका तत्व ज्ञान क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी समाज इस नाते से सोच क्या होती है, समाज का माइंड क्या होता है। जैसे मैं व्यक्ति हूँ, मेरा मन है, मैं समाज का जब घटक बनता हूँ तो मेरा समाज का घटक इस नाते से एक सामाजिक मन भी मेरा तैयार हो जाता है। ये मन क्या है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, और भी ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है कि संविधान ये तो राज्य शास्त्र का विषय है, तो राज्य शास्त्र का भी गहराई से ज्ञान होना चाहिए। कौन सी पॉलिटिकल फिलोसॉफीज है, जैसे राज्य शास्त्र का विचार करें तो लॉक्स, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, इनका तो स्टडी करना ही पड़ता है। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत रखा है। तो इस सारी बातों का सूक्ष्म ज्ञान होना आवश्यक होता है, किताबी ज्ञान केवल उपयोग का नहीं होता है। तो किताबी ज्ञान वगैरह परीक्षा में पेपर लिखने के लिए काम में आता है, लेकिन ज्ञान इस का मतलब ये होता है कि उसको व्यवहार में लाना है, मुझे उसको इसमें लाना है। तो यह जो विषय है, क्या है, यह सारा विषय बाबा साहब जी के पास इस सारे ज्ञान का भंडार था। वीडियो और इतना बड़ा ज्ञानी महापुरुष और हमारे देश के अंदर कि जो इस प्रकार से सब प्रकार की जानकारी रखने वाला, ये हमारा भाग्य है, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो संविधान बनाते समय और वो ड्राफ्टिंग करते समय, फाइनल रूप देते समय बाबा साहब जी को किन अहम मुद्दों का विचार करना पड़ा है। तो पहला विचार यह करना पड़ा कि जो राज्य बनने जा रहा है, ये फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट हो रहा है, 1000 साल के बाद पहली बार इतनी बड़ी भूमि और उसका एक गवर्नमेंट हमको फॉर्म करना है, तो ये सॉवरेनिटी किसके पास होनी चाहिए, हु आर द सॉवरेन, इसका निर्णय करना है। तो सॉवरेनिटी का किसके पास होनी चाहिए, तो इसके लिए हमको हमारे संविधान की जो उद्देशिका है या प्रेमबल है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो फिर उसमें ध्यान में आएगा कि उसके पहले वाक्य ऐसे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहते हैं, हम लोग बनाना चाहते हैं। और हम लोग कैसे हैं, हम लोग प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन पीपल है, वी आर दी सॉवरेन। तो ये सॉवरेनिटी जो है ये सारी भारतीय जनता को दी गई है। थोड़ा सा 1946 के कालखंड में अगर हम जाएंगे तो हमको आज तो बहुत 70 साल बीत चुके हैं, हम बहुत कुछ जानने लगे हैं, लेकिन उस समय तो आधी से अधिक जनता पढ़ना लिखना भी नहीं जानती, और वो सॉवरेनिटी ने सार्वभौमत्व मुझे शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकती थी। ऐसे तो आधे अधिक लोग हो गए, ऐसे अनपढ़ बिनपढ़ सबको लोग हैं, सबको इस प्रकार से दिया है। ऐसा नहीं कहा ये क्या पागल लोग हैं, इसको क्या मालूम है क्या राजनीति होती है, कैसे सत्ता चलाना होता है, ये राज्य चलाना वो पान की दुकान चलाना नहीं है या किराने माल की दुकान चलाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। सब पावर लोगों को दे दी। यह एक बहुत बड़ा और एक रूप से अतुलनीय अद्भुत इस प्रकार का अपने संविधान का जो कार्य है। तो फिर बाद में विषय आया कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होता है। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो उस समय ऐसी 90% मेंबर तो कांग्रेस के मेंबर ही है, वो ऐसा संविधान बना सकते थे कि यावत चंद्र दिवाकरो भारत में कांग्रेस का ही शासन होना चाहिए और किसी पार्टी का शासन नहीं आना चाहिए। ऐसे संविधान के जो अध्याय है, आर्टिकल्स है, वो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वो ऐसा कुछ किया नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बाबा साहब ने भी
संविधान सभा में भी कहा कि हमको संविधान जो बनाना है वह किसी एक पार्टी को सत्ता पर बिठाने के लिए नहीं बिठाना, हमको केवल एक फॉर्म, उसके रूल्स ये सारे डिसाइड करने हैं। जनता तय करेगी कि सत्ता पर कौन बैठे कौन नहीं बैठे, वो तो जनता तय करने वाली है, हमको नहीं तय करना है। हमको तो केवल एक फॉर्म देना है, इस फॉर्म की गवर्नमेंट है, ये चलेगी, अच्छी चलेगी, हमारे लिए सूटेबल है। ऐसा विचार करते समय उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ये हमको प्रदान की है, और उसको हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। जैसे आप गुजरात में है तो गुजरात की विधानसभा है, 5 साल के बाद चुनाव होता है, और चुनाव होने फिर जनता जिसको चाहती है उसको वोट देती है, जिसको मेजोरिटी मिलती है उसकी गवर्नमेंट है। हर राज्यों में चलता है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, वहां पर भी ऐसे ही चलता है, केंद्र में भी ऐसे ही चलता है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के दो विशेषताएं हैं जो बाबा साहब ने बिल्कुल संविधान सभा में उसको बहुत सुंदर शब्दों में कहा। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है? ये इसलिए अच्छी है कि यह जनता के लिए 24 घंटे जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल टू गुजरात की सरकार है तो वो विधानसभा के लिए अकाउंटेबल है, केंद्र की सरकार है तो वो संसद के लिए अकाउंटेबल है। और ये अकाउंटेबिलिटी 24 घंटों की होती है। जो विरोधी दल के लोग होते हैं उनका ये काम होता है कि सरकार ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं, कुछ गड़बड़ी तो कर रही है क्या, तो वो सारी की सारी बातें लोगों के सामने लाना ये इनका काम होता है। इस प्रकार से एक निरंतर डिस्कशन ये चलते रहता है। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दूसरे शब्दों में वर्णन ऐसा करते हैं, ये गवर्नमेंट बाय डिस्कशन होता है। इस प्रकार से उसकी रचना उन्होंने की। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 4 साल के लिए व्यक्ति प्रेसिडेंट करके चुना जाता है। ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द संसद, यानी उसको कांग्रेस कहते हैं अमेरिका में, उसको वो आंसरेबल नहीं है। वो 4 साल तक राजा जैसा काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स के बंधन है, लेकिन जैसे पंतप्रधान पर होते हैं या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में होते हैं उस प्रकार के कड़े बंधन उस पर नहीं है। तो इसको बाबा साहब जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसका विश्लेषण और अपने संविधान सभा के भाषण में किया है। तीसरी बात जो संविधान करते समय बाबा साहब जी ने जो की है वो सभी नागरिकों के लिए, यानी सभी स्त्री पुरुषों के लिए मौलिक अधिकार दिए हैं, इन्हें जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आप ब्रिटेन में गए तो ब्रिटेन का शब्द है बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका में गए तो अमेरिका का शब्द है बिल ऑफ राइट्स, और हमारे यहाँ उसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं या मूलभूत अधिकार कहते हैं। यह अधिकार अपने संविधान की धारा जो है मेरे ख्याल से 7-8 से लेकर और 21-22 तक वो सारे अधिकार है, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण ऐसा जो अधिकार है वह आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 इज रिलेट्स टू द लाइफ एंड लाइफ लिबर्टी। इसका संरक्षण होगा और प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसके सिवा किसी का जीवन समाप्त नहीं किया जाएगा, संपत्ति का हरण भी नहीं किया जाएगा। ऐसे अधिकार इस आर्टिकल में दिए हैं। इनमें से राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। ये कलम जो है ये संविधान से निकाल दो, सारा संविधान कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि अगर मैं जितना हूं तो मुझे समता का अर्थ है, प्रॉपर्टी का अर्थ है, कोई भाषण स्वातंत्र है, संचार स्वातंत्र है, ये सब तब बातें आती है जब मैं जितना हूँ रहूंगा तब ये बातें आएगी। तो मेरा जीवन जो है वो समाप्त करने का अधिकार राज्य को नहीं, किसी को नहीं।
विदाउट प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ किया था। अब इसमें जब चर्चा चली संविधान सभा में, तब एक बहस का बहुत टिकलिश मुद्दा आया। अमेरिकन संविधान का शब्द प्रयोग है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और भारतीय संविधान का शब्द है प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसमें बहुत अंतर होता है। इसमें बहुत बहस चली संविधान सभा में। वो आर्टिकल निकाल के वो कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में आप जाएंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद होगा। तो उसमें बाबा साहब जी ने उत्तर देते समय कहा, ये भी उनकी मान्यता है कि भाई ये ड्यू प्रोसेस का क्लॉज अगर हम रखते हैं तो ये ड्यू प्रोसेस है या नहीं, ये डिसाइड करने का अधिकार न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और फिर ये सवाल खड़ा होगा कि जो जनता ने चुनकर दिए हुए प्रतिनिधि जो है वो अगर कानून बनाते हैं तो वो कानून की इस प्रकार से समीक्षा करने का अधिकार जो चुनकर नहीं आए हैं, ऐसे सम्मानीय न्यायमूर्ति को देना अच्छा है या बुरा है, कैसा दे सकते हैं? तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? वो जो बैठे हुए जो सम्मानीय हमारे जस्टिस है, तो उनकी विचारधारा अलग है, उनकी सोच अलग है, ओके, पॉलिटिकल फिलोसफी भी उनकी कुछ अलग होगी। उस प्रकार से उसका अगर इंटरप्रिटेशन करके अगर उसका निर्णय देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ करते हैं तो प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ में जो प्रोसेस एस्टेब्लिश करने वाले मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है वो सही करेंगे या गलत करेंगे? वो पार्टी की व्हिप मानकर करेंगे या अपनी सत्सद विवेक बुद्धि के आधार पर करेंगे, इसका निर्णय करना भी बहुत कठिन है। इसलिए बाबा साहब जी ने कहा कि एक जगह आग है और एक जगह बड़ी खाई है, ऐसी द्विधा मनस्थिति में पड़ा हूँ, इसलिए आप ही डिसाइड करो कौन से शब्द होने चाहिए। और सबकी अनुमति से फिर प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ यह विषय आया। ये जो लॉ के स्टूडेंट है और जो लॉ करते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करना है, प्रैक्टिस करनी है, उनको इन सारी विषयों का और बहुत गहराई से अभ्यास करना पड़ता है। और एक विषय जो है संविधान की निर्मित करते समय बाबा साहब जी का को जिसका निर्णय करना था वो यह था कि जो राज्य सत्ता होती है वो 3 अंगों से व्यक्त होती है। और कानून बनाने की सत्ता होती है, कानून पर अमल करने की सत्ता होती है, और फिर न्यायदान करने की सत्ता होती है। यानी लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियल पावर, ये तीनों मिलाकर राज्य सत्ता बनती है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सत्ता होती है वो लेजिस्लेटिव पावर की होती है। वो कानून करेगी तो फिर उसकी अमल का विषय आएगा। अमल का विषय आने के बाद उस पर जस्टिस या न्यायदान करने का और ये विषय आएगा। तो ये सारे तीनों जो सत्ता के अंग है, यह अगर किसी एक केंद्र में कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो वो जनता के लिए, लोगों के लिए पीड़ादायक होना ही होना है। क्योंकि पावर का सबसे बड़ा दुर्गुण ये होता है कि पावर टेंड्स टू बी ऑलवेज एब्सोल्यूट। वो सत्ता पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, प्रजातंत्र में भी इसका हम अनुभव करते हैं, वो कोई प्रतिस्पर्धी नहीं चाहता। मजाक से अगर कहना है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का कोई विधायक होगा, कोई सांसद होगा, वो ये नहीं चाहता है कि मेरा कोई राइवल खड़ा हो, मेरे पार्टी के अंदर का भी खड़ा हो, वो उसे बर्दाश्त नहीं करता। ये सत्ता का गुण है, ये युगों से चलते आया है। ये कोई विशेष लोग करते हैं ऐसा नहीं। जो सत्ताकरण करेगा उसको यही करना पड़ता है। लेकिन ये सत्ता जो है ये सब जानते हुए यह लोगों के लिए सुखकारक होनी चाहिए। इसलिए सुखकारक बनने के लिए इसका त्रिभाजन करना पड़ता है। अमेरिकन संविधान में इसका बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा त्रिभाजन किया हुआ है। एग्जीक्यूटिव पावर अलग है, जुडिशियल पावर अलग है और लेजिस्लेटिव पावर अलग है। यानी प्रेसिडेंट है, उसके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर है। और जुडिशरी है, उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है या लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। इस प्रकार से हमारा संविधान नहीं बनाया बाबा साहब
वो ऐसा बनाया है कि थोड़ी लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूटिव के पास भी है, एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर भी थोड़ी सी है, और जुडिशरी के पास थोड़ी एग्जीक्यूटिव पावर भी है। जैसे आज का जो किसान आंदोलन चल रहा है, और आपने सुप्रीम कोर्ट में उसकी क्या निर्णय दिया मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन वो जो निर्णय देगा वो एग्जीक्यूटिव निर्णय होगा ना। तो जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो सुप्रीम कोर्ट एक विशिष्ट परिस्थिति में करता है। यह सारा जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी बनाने का जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, इसलिए हमारा संविधान, हमारे संविधान के बारे में और संविधान पर जिसकी बहुत अप्रतिम किताब है ग्रैंड मिले ऑस्टिन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ऐसा उसका शीर्षक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन पर की सबसे बढ़िया किताब समझी जाती है। और सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति है, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई झगड़ा खड़ा होता है और फिर बेंच बैठा है और कोई निर्णय देता है तो ऑस्टिन को कोट करते हैं। ऑस्टिन ऐसे इस प्रकार से, या अपने मेमोइर्स लिखते हैं तो मेमोइर्स में भी ऑस्टिन का उल्लेख कर, इतना उसका, और किताब भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, पढ़नी चाहिए। ये कहता है ऑस्टिन कि भारतीय संविधान जो है ऐसा संविधान वी द वेस्टर्न पीपल कैन नॉट मेक, रद्द भी नहीं कर सकते, हम इस प्रकार का संविधान नहीं बना सकते, क्योंकि संविधान में अनेक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज जो है उसका समन्वय करने का प्रयत्न किया है, ब्लेंडिंग करने का प्रयत्न किया है। और हमारी सोच जो होती है, वी वेस्टर्न थिंक डिफरेंटली, आइदर दिस और आइदर दैट, दिस एंड दैट मिलाकर एक थर्ड फॉर्मूला तैयार करेंगे, ये हम सोच नहीं सकते। एक तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, मिलाकर करना ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये ऑस्टिन कहता है। तो भारतीय संविधान में क्या कहा, जैसे मैंने अभी प्रेमबल पढ़ा, उसमें से दो शब्द है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो उसको सोचने के बाद प्रश्न आता है कि रिपब्लिक में रिपब्लिक डेमोक्रेसी नहीं होती है क्या, या डेमोक्रेटिक फॉर्म में रिपब्लिक नहीं होता है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन में समानार्थी शब्दों का उपयोग नहीं करते, लॉ में समानार्थी शब्द का उपयोग तो बिल्कुल नहीं होता है। ये शब्द क्यों लाया है, इसके अलग अलग प्रकार के अर्थ हैं। डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन इन ब्रिटेन, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको बोलते, तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। और अमेरिका का जो गवर्नमेंट है ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि उनका प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज चोजन बाय इनडायरेक्ट वोटिंग, एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और जो सरकार का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, पंतप्रधान है, और डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है। यानी लोग पार्टी को चुनते हैं, जो जिसको बहुमत मिलेगा उसका पंतप्रधान बनेगा, ये प्रोसेस होती है। तो ये डेमोक्रेसी, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका ब्लेंडिंग हमने किया है। हमारा राष्ट्रपति जो है, हमारे राष्ट्रपति ये इनडायरेक्ट वोटिंग से चुन कर आते हैं। हम उनको कहते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति को जो अधिकार है उतने अधिकार इनको नहीं है, लेकिन उनकी वो एक स्थान ऐसा है कि वो स्टेट की परमानेंसी का एक स्थान है। स्टेट कल मानो ये सरकार किसी कारण से और गिर गई तो देश के अंदर अराजक नहीं निर्माण होगा, क्योंकि राज्य प्रेसिडेंट के नाम से चलता है, प्रेसिडेंट की पोस्ट ये परमानेंट पोस्ट है। तो स्टेट का अस्तित्व ये परमानेंट होता है। ये परमानेंसी किसी व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त होनी पड़ती है। इंग्लैंड में जैसा राजा या रानी वो सत्ता पर रहती है, तो इंग्लैंड की कहावत ऐसी है कि किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। ये दोनों का मतलब क्या, मर गया है, और लॉन्ग लिव द किंग का मतलब क्या होता है, व्यक्ति करके वो मर गया है, इंस्टीट्यूशन ए लॉन्ग लिव है, वो अमर है। इस प्रकार से वो स्टेट को डिफाइन करते हैं।
हमने भी इस प्रकार का प्रयत्न, वो तो हेरिडिटरी है, हमारे हेरिडिटरी नहीं है। 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाएगा, अगर सत्ताधारी पक्षों को लगा कि नहीं फिर से उनको चुनना चाहिए, चुनकर ला सकते हैं, नहीं तो दूसरे किसी को बिठा सकते हैं, लेकिन वो स्थान परमानेंट रहता है। इस प्रकार से बाबा साहब जी ने एक स्टेट की परमानेंसी का जो एक क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा एक इसका आयाम है। अंत में एक बात को स्पर्श करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि अब 70 से भी अधिक साल हो गए हमारा संविधान चल रहा है। ब्रिटेन के संविधान का इतिहास है 800 साल का। 15 से साल से उनका प्रारंभ होता है और वो संविधान का इतिहास उनका 800 साल का अलिखित संविधान है, ऐसा उसको कहते हैं। अमेरिका के संविधान का इतिहास है 230 साल का। 1787 में वो संविधान निर्माण हुआ, 17 सितंबर 1787 को, और हम 70 साल हो गए। तो संविधान की भाषा में अगर वर्णन करना है तो वी आर स्टिल एक जो बच्चा है ना, जैसे अभी चलने के लिए सीख रहा है। बच्चे की जो अवस्था होती है जन्म के बाद, तो पहले वो मराठी में रांगड़ा बोलता है, घुटने पर टिकता है, तो पीठ पर घसीट के आगे जाएगा, फिर खड़ा रहेगा, फिर चलेगा। इस प्रकार से चलने की अवस्था में हम लोग आए हैं। अभी तक भारतीय जनता में, यानी सामान्य जनता में संविधान साक्षरता जितनी होनी चाहिए वो नहीं के बराबर है। अगर मैं कहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डज नॉट नो व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कोई जानता नहीं है। इतना ही नहीं तो पढ़े लिखे लोग जो लोग हैं, ग्रेजुएशन के हुए, ऐसा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी कुछ जानता नहीं है। तो ये संविधान साक्षरता का विषय सभी स्तरों पर और प्रायोरिटी से ये करने की बड़ी आवश्यकता है, और विद्यापीठ के माध्यम से भी यह बहुत कुछ होना चाहिए। अम्बेडकर चेयर ने 83 का जो व्याख्यान माला रखे, इसका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। इस प्रकार से कई उपक्रम करते रहने चाहिए जिसके कारण संविधान साक्षरता बढ़ेगी। संविधान अच्छा है बुरा है ये है वो है अलग चीज बात है। पहली बात तो संविधान क्या होता है और क्यों आवश्यक होता है, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिना समझे बिना जाने और उस पर टिक्का टिप्पणी करना, इसकी जैसी मूर्खतापूर्ण कोई बात नहीं, उसको जानना चाहिए। इतना होने के बावजूद भी संविधान ने 70 साल में क्या किया है, तो 70 साल में एक बहुत बड़ी बात की है जिसको हमको गर्व होना चाहिए। वो बात यह की है, एक उदाहरण देकर मैं बताऊंगा तो सब बात बिल्कुल समझ में आएगी कि 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ, सब जानते हैं हम लोग, और हमारे 10,000 से भी अधिक जवान उसमें शहीद हो गए। उस समय कवि प्रदीप नाम के कवि है, महान कवि, उन्होंने गीत लिखा है, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सरहद पर लड़ने वाला कोई जाट, कोई सिख, कोई गुजराती, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। ये भारतवासी शब्द प्रयोग उन्होंने कहा। कहते हैं कि पंडित नेहरू जी ने जब ये गाना सुना लता जी के स्वरों से तो उनके आग भर आए। अब मैं थोड़ा भूतकाल में जाता हूँ। 1761 में पानीपत में तीसरी लड़ाई हो गई और पेशवा की सेना वहां गई थी, मराठों की सेना गई थी। ऐसा कहते हैं कि लगभग मराठी की कहावत है 1 लाख बांगड़ी फुटली, यानी 1 लाख कंगन टूट गए। इतनी महिलाएं विधवा हो गई, मर गए लोग। वो गए थे कोई लूटपाट के लिए नहीं गए थे। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का है, वो भारत पर राज करना चाहता है, हम नहीं उसे करने देंगे। दिल्ली हमारी है, हमारे धर्म की हमको रक्षा करनी है, हमारी भूमि की हमको रक्षा करनी है।
ऐसी देश भावना से ही लोग गए। लेकिन इतिहास क्या बताता है कि मराठे उसमें हार गए, मराठा मर गए। वो ये नहीं कहता, इतिहासकार भी नहीं कहता कि पानीपत पर लड़ने वाला हर वीर था भारतवासी। 62 में कवि कहता है प्रदीप कि सरहद पर लड़ने वाला हर वीर था भारतवासी। ये मराठा से भारतवासी कहां से आया? ये संविधान की देन। संविधान ने एक संकल्पना भारत में सब जगह निर्माण की। हम मराठी हो गए, गुजराती हो गए, केरली हो गए, बंगाली हो गए, जो भी कुछ हो गए, लेकिन हम पहले भारतवासी। वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसलिए हमारे प्रेमबल के पहले ही शब्द कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यह एक गर्व की भावना हाँ सारे भारत में निर्माण किए। जहाँ कहीं भारत में किसी पराये मुल्क में कोई आपत्ति खड़ी होती है, सारा भारत खड़ा हो जाता है। 4-5 साल पहले केरल में बाढ़ आ गई और केरल देखा भी नहीं, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन उन्होंने इतना कुछ धन पैसा और सहायता दिया कि कुछ पूछो मत। हमारे वसई के एक हमारे कार्यकर्ता है, सामान्य व्यक्ति है, उसने घूम घूम कर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। मैंने सुना तो मुझे मेरी आंख तो ऐसी हो गई, आदमी एक इतना कर सकता है। ये प्रेरणा उसके मन के अंदर कैसे उत्पन्न हो गई? ये प्रेरणा इसके लिए उत्पन्न हो गई कि हम सब भारतवासी हैं। ये भारतवासी बनाने का अपनी जाति, भाषा, पंथ, उपासना पद्धति सबको भुलाकर एक भारत के हम नागरिक हैं, इस भावना को निर्माण करने का कार्य हमारे संविधान ने किया है। इसका सारा श्रेय पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को देना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ उनके चरण कमलों पर वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय पतंगे जी ने भारतीय संविधान की जो खुशबू थी, वो खुशबू हमें महसूस कराई। जो सूर्य रूपी संविधान है उसकी वो रोशनी। हेलो हेलो हाँ, पतंगे जी ने भारतीय संविधान की जो खुशबू है, जो खुशबू का महसूस हम सबको कराया। और ये संविधान रूपी जो सूर्य की रोशनी है, वो रोशनी कैसी है, उसकी भी तासीर और तस्वीर हमारे आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया? हेलो 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 जी आ रहे हैं जी जी जी। अब मैं हमारे चेयरमैन साहब को विनती करता हूं कि आज की सभा के अध्यक्ष महोदय कुलपति श्री प्रताप सिंह चौहान, जो हमारे सौरठ के हैं और हमारी यूनिवर्सिटी के भी पूर्व कुलपति रहे हैं और जो हमारे सौरठ के सावज है, उसका परिचय दे। नमस्कार। आज इस व्याख्यान के अध्यक्ष के रूप में विराजमान हमारे डायनेमिक पूर्व कुलपति और वर्तमान में श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोध्रा के कुलपति के रूप में कार्यरत प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान साहब को कौन नहीं पहचानता है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में वर्षों से सिंडिकेट सभ्य और विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत है। यूजीसी के विभिन्न रिसर्च संस्थाओं में और देश के विभिन्न संस्थाओं में सदस्य के रूप में कार्यरत है। साहब की कार्यदक्षता किस प्रकार की है? सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में हमारे कुलपति के रूप में कार्यरत चौहान साहब को किस प्रकार से कार्य किया जाता है कुलपति के रूप में, वो उदाहरण के तौर पे साहब ने यह कार्य किया है। साहब के इस कार्य को देख के गुजरात सरकार ने गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी को भी इसी प्रकार सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की तरह कार्यान्वित करने के लिए साहब को गोध्रा की यूनिवर्सिटी में कुलपति के रूप में कार्य सौंपा है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे कुलपति प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान साहब ने भगवत गीता के ज्ञान, कर्म और भक्ति को अपने जीवन में
कार्यान्वित किया है और इसी तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक डायनेमिक और एमबीए भवन के अध्यक्ष के रूप में साहब ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। साथ साथ गुजरात के शिक्षण जगत को वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पकड़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है, उसका लाभ गुजरात सरकार को अभी मिल रहा है। मैं हमारे ये डायनेमिक कुलपति को विनती करता हूं कि वो इस व्याख्यान में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करें। माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान साहब। नमस्कार। मैं पहले तो आज के हमारे जो कीनोट स्पीकर रहे और अभी जिसकी बात का जो व्याख्यान था वो पूर्ण हुआ, ऐसे हमारे सम्मानीय रमेश जी। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ये आपको सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है तो मैं कह रहा हूं कि आवाज आनी चाहिए। बाकी के लोगों को आ रही है ना? जी सर आ रही है आवाज। और पतंजलि जी आपकी आ आवाज रही। तो हम वहां से आपके वहां से बंद हो गया है सर। तो आप रमेश जी उसको थोड़ा माइक को म्यूट कर लो, और म्यूट हो गया है तो अनम्यूट कर लो, क्योंकि आपका माइक, हाँ अब धीरे धीरे आ जाएगी। तो आज के हमारे जो कीनोट स्पीकर थे रमेश जी, वो सम्मानीय जिन्हें बहुत बड़ा ये विचार जो अम्बेडकर की उसके संविधान में क्या क्या बातें हुई, उसकी सारी विस्तृत जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे रमेश जी ने दी है। ये अंबेडकर चेयर जो गुजरात के 5 यूनिवर्सिटी को दिया गया है, इसमें से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक थी, और वो समय में ईश्वर ने मुझे काम करने का मौका ये सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में दिया, और मैंने ये काम जो कर्मठ और निष्ठावान जो उसको आगे ले जा सके, ऐसे लोगों को ढूंढते ढूंढते हमने राजा भाई काथड़ को ये जिम्मेदारी दी। मैं आज बहुत समय के बाद ये कह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी उसने, ये दायित्व उसने ठीक से निभाया है, क्योंकि गुजरात के अंबेडकर चेयर में 84 वेबिनार व्याख्यान हो, ऐसा मुझे लगा है कि अंबेडकर के बारे में और चेयर के बारे में भारत भर की 900 यूनिवर्सिटी में कहीं भी ये 84 प्लस ये व्याख्यान नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि हर दिन एक एक्सपर्ट को ढूंढना, एक अध्यक्ष को ढूंढना, और ये दोनों का समन्वय करके क्वालिटी ऑफ वेबिनार मेंटेन करना ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमारे प्रोफेसर राजा भाई काथड़ साहब ने ये बहुत, मैं भी कितने दिन से मुझे भी कह रहे थे, मैं कह दूं भाई मेरा दायित्व अब गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी है, तो निर्लेप भाव कैसे करना चाहिए ये बात मैं आपको कह रहा हूं। गीता में कहा है कि निर्लेप भाव हो। निर्लेप का भाव ये नहीं है कि मैं आपको प्यार नहीं करता हूं, तो प्रिय अप्रिय कोई नहीं है ना। मेरी यूनिवर्सिटी है तो उसकी माया मोह तो मुझे लगता ही है, लेकिन ये माया मोह से पर होकर काम करे ये बहुत जरूरी है। अभी मैं गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी में हूं, तो मेरा दायित्व है कि ये आदिवासी क्षेत्र की यूनिवर्सिटी में हमारे जो गरीब भाई और बहन हैं उसको पूरा अवकाश मिलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंबेडकर जी ने ये बंधारण में रखा है, इसलिए रखा है कि जो आप उसको पढ़िए। मैंने तो दूरदर्शन पर उसका व्याख्यान दिया है अंबेडकर जी पर। वो पहला भारतीय था
जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहला भारत से बाहर जाकर पढ़ने वाला पहला कोई व्यक्ति था। और वो आदमी डबल पीएचडी हुए, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुए और इंग्लैंड से हुए, और दोनों फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में हुए। ऐसा महान युग पुरुष उसके पहले पहले हमने कहीं भी नहीं देखा है। और जो विचार उसके मन में आया आम समाज के लिए, जो गरीब हैं, जो महिला है, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उसकी संवेदना उसके मन में आई। और वो भी आप उसके छोटे छोटी बातें से आप देख सकते हैं कि जो स्कूल में पढ़ते थे वहां उसका प्यून नहीं आता तो उसको पानी 3 दिन 4 दिन नहीं मिलता था। ये विचार की क्रांति सर्जन यहां से होता है। और विचार को कैसे लेते हैं? कई लोग यही लेते हैं कि भाई हम ये कौम से जन्म लिया है इसलिए हम पानी नहीं पी सकते, लेकिन मानव का उसका अधिकार है। ये बात ये कहीं भी आप देखिए कि कोई शास्त्र में ये नहीं कहा है। मनुष्य होना यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर वो जात नात ये तो सब हमने किया है, और जो वर्ण व्यवस्था है वो भी हमारी है। काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था की थी, लेकिन धीरे धीरे वो परंपरा में परिवर्तित कर दी हमारे लोगों ने, और उसके साथ संबंध बांधते रहे। और ये स्थिति आज ये देश की आई। अभी रमेश जी ने बताया कि 800 साल भारत में कई आक्रमणखोरों, कोई बाहर के लोगों और लास्ट में अंग्रेजों ने ये भारत को ये पूरा समाप्त करने की कोशिश की, शोषण किया। जब पहली बार ये आजाद देश होने की ये संभावना थी, तब से ये बातें रखने का काम, जो कैबिनेट मिशन योजना थी जो हमारे बंधारण बनाने की, तो रमेश जी ने सारी बातें बताई हैं। ये बातें तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये बात में जो मूल बंधारण थे उसकी ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए वो भीमराव साहब अंबेडकर जी को बनाया गया। साहब ने यह भी बताया कि उसकी विचारधारा अलग थी। तो विचारधारा इसलिए अलग थी कि जो विचारिक क्रांति जिसके मन में है, बुद्धिशाली है, बौद्धिक है, उसमें उसके मन में विचार होगा। अब मैं ये बात में भी नहीं जाना चाहता हूं पॉलिटिकल कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या न्याय मिला क्या अन्याय हुआ, ये बारे में भी, क्योंकि ये विषय नहीं है। विषय यह है बंधारण ऐसा बनाया, सबसे लंबा बंधारण ये भारत का है। अभी रमेश जी ने बताया कि 800 साल इंग्लैंड के बंधारण संविधान को हुआ, और अमेरिका को भी 200 साल की ऊपर हो गया। हमारा तो पापा पगले बढ़ रहा है। लेकिन मैं आप दोनों को यह कहना चाहता हूं, दोनों जो व्यवस्था है इंग्लैंड और अमेरिका की, यह हाईली डेवलप्ड नेशन है, और उसका पॉपुलेशन इंग्लैंड का 6 करोड़ है, हमारे गुजरात से कम, और अमेरिका का 34 करोड़ है, 1/5 ऑफ द इंडिया। भारत 130 करोड़ लोग हैं। ये आंबेडकर जी की बंधारण संविधान की व्यवस्था ऐसी है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन वड़ा प्रधान रहे। कितने दिन? 13 दिन। एक वोट कम होने के कारण उसने वड़ा प्रधान प्राइम मिनिस्टर के रूप में रेजिग्नेशन दे दिया। और जो जिसको 200 साल और 500 800 साल वाली जो हम बात करते हैं लोकशाही की, बंधारण की, संविधान की, वहां अभी थोड़े दिन पहले ही आपने जो चित्र देखा वो चित्र भारत में कभी नहीं हो सकता। 130 करोड़ की बस्ती है, कई पार्टी है, कई विचारधारा है, राष्ट्र निर्माण की विचारधारा भी अलग है। लेकिन भारत, ये हमारे भीमराव साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है वो ऐसा बनाया है कि सब उसका रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखो कि आज खेडूतों का आंदोलन चल रहा है, सही गलत क्या है इस मामले में नहीं पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो हमारी जो व्यवस्था दी गई है बंधारण में, उसका जो आदेश है वो फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को
उसका अनुमोदन करना पड़ता है। ये व्यवस्था ये भारत में है। भारत में क्या है, गांव वाले लोग एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ खाते हैं, बैठते हैं, तो ये ग्रामीण संस्कृति का निर्माण होता है। शहर में हम क्या करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल न्यूक्लियर के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो अपना ही विचार करते हैं, दूसरों को विचार नहीं आता है। गांव में कोई एक आदमी गुजर मर जाता है तो गांव में सन्नाटा पड़ जाता है। आज स्थिति ये भोगवादी प्रवृत्ति जो आज हम कर रहे हैं, जो वेस्टर्न पार्ट से हम जो भी ले रहे हैं, वो हमारे लिए सही है कि नहीं है, उसकी व्यवस्था का ध्यान संविधान में अंबेडकर जी ने रखा है। और जो पीड़ित थे उसके उत्थान के लिए जो बंधारण में जो व्यवस्था दी गई है, उसने भी 70 साल में कई बार उसका उल्लंघन हुआ है। फिर भी हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके कई जजमेंट, इसके आधार पर देश की सर्वोच्च अदालत है वो काम कर रही है। आज भी उस पर विश्वास सबका है। उसका कारण यह है कि हमारे जो बाबा साहब अंबेडकर जी थे, पढ़ने लिखने में तो होशियार थे, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी द वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज जैसी वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है, आज भी है, इतने साल के बाद भी इसमें अंबेडकर जी का एक पूरा सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। ये पहला इंडियन था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वो जमाने में, कि वहां से मास्टर करके पीएचडी वहां से की। तब तो भारत से कोई ज्यादा आने वाला नहीं था। ऐसे एक गरीब परिवार में, एक सैनिक के परिवार में जन्म लेते हुए कई सामाजिक समस्याओं, जाति, धर्म और कई प्रकार उसके भी आए हैं। हमने देखा है कि अंबेडकर जी के जीवन में इतने ज्ञानी होने के कारण भी उसको कई बातें कुछ सहन करने की आई हैं। उसको प्रथम कायदा मंत्री भी बनाया गया था, क्योंकि लोग जानते थे कि ऐसा बंधारण बनाना है कि दूसरों कोई नहीं बना सकता है। रमेश जी ने सही बात बताई कि भारत का यह बंधारण भारतीय कोई बना नहीं सकता, लेकिन भारत में हमारे जो संघर्ष करने वाले की जो कम्युनिटी है, इसके लोग हैं, इसमें अपार क्षमता है। लेकिन कई गणे गट्ठे लोग, मुट्ठी भर लोग उसका स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 70 साल में जो हमारा संविधान बनाया गया है, इसमें धीरे 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 कई सुधार भी किए हैं। मेरे पास डेटा है, तो इसमें सुधार भी हुआ है। और 166 डे एक कंटिन्यूस उसकी प्रोसेस ड्राफ्ट कमेटी की चली, और उसके बाद उसने जो हमारे राष्ट्रपति को ये बंधारण की नकल दी, और 26 जनवरी 1950 में ये प्रजासत्ताक भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसका अस्तित्व आया। तो आप देखिए कि ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं थी, इतना बड़ा काम अंबेडकर जी ने किया। और आज आप देख सकते हैं कि हमारे जो पिछले हुए लोग, पीड़ित लोग थे, जिसका कभी कोई आदर नहीं था, आज समाज में उसका आदर हुआ है। उसके कारण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कोई माने ना माने, तो मैं सही कह रहा हूं कि 70 साल पहले जो परिस्थितियां थी, तो परिस्थितियों में आज बदलाव आया है, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज नौकरी है, पढ़ने वाली बात है, साइंटिस्ट हैं, हर समाज के लोग इसमें अंदर हैं। पहले ऐसा नहीं था। जो पहले क्या था वो आप और हम दोनों जानते हैं। उसके बारे में विवाद जो चल गया वो चल गया, निकल गया वो निकल गया। हम आगे की देखें, आज की देखें। और यही मैं तो कह रहा हूं कि आपको भगवान देखना है, ईश्वर का दर्शन करना है, तो गरीब लोगों की आंखों में जाकर देखो। बड़े लोगों की आंखों से भगवान का दर्शन नहीं होगा, इसमें से भोग का दर्शन होगा, भोगी का दर्शन होगा। इसमें कहीं तो आपको ईश्वर का दर्शन नहीं होता। इसलिए गांधी जी ने कहा था, जो हरि का जन है, जो पीड़ित और वंचित है, उसको हरि का जन कहा है।
बड़ी बात है। और मैं भी यही कह रहा हूं कि जब आप कहीं भी काम करें, कोई भी क्षेत्र में काम करें, तो वहां जो गरीब से गरीब लोग हैं, जाति धर्म ये छोड़कर भी आगे बढ़े, क्योंकि इससे मनुष्य आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो मनुष्य आगे बढ़ता है वो सर्व कल्याण का काम करता है, और उसका जन्म मनुष्य योनि में हुआ है, उसकी सद्भाग्य, उसका कल्याण वो खुद तभी कर सकता है कि आम समाज के लिए कुछ करे, खपत में आए और अपनी पीड़ा सहन करे, दूसरों को सुख दे। ये विभावना, ये हमारे शास्त्रों में, हमारे जो उपनिषद है, सारे जगह पर ये लिखा है। और ये सारा जो भारतीयकरण है, वो भी बंधारण में अंबेडकर जी ने बहुत ध्यान से ये बातें की। अभी कहा कि स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट का स्टेटस क्या है, तो उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से भीमराव जी ने ये संविधान बनाया है। अदरवाइज तो कहीं सरकार चली जाए, अराजकता हो जाए, और हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है उसका आप ज्वलंत उदाहरण हम देखते हैं। अभी हमारे छोटा राष्ट्र है नेपाल, तो इसमें भी क्या हो रहा है, कैसे वो जाल में फंस रहे हैं। वह लोगों की वाणी स्वतंत्रता नहीं है। चीन कहीं भी बड़ी विरासत है, आर्थिक सत्ता है, दुनिया की सेकंड नंबर की वर्ल्ड इकोनॉमी है, लेकिन मैं 15 दिन चाइना जाकर आया हूं, वहां कोई भी आदमी को आप पूछेंगे एक भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि स्वतंत्रता ही नहीं है। भारत में गरीब से गरीब आदमी भी वड़ा प्रधान और राष्ट्रपति को कहे कि ये करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां अधिकार हैं। ये सारी बातें ध्यान रखते हुए हमारे भीमराव जी ने ये संविधान बनाया है, भारतीय बंधारण बनाया है। कई उसके अमेंडमेंट में भी चेंज हुआ है, छोटे छोटे जो जरूरियात थी उसको आगे बढ़ाया है। ये बात सही है कि हमारा जो बंधारण हुआ उसको ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन भारत सबसे बड़ी लोकशाही है, और हमारा देश जो चल रहा है वो बंधारण से चलाना है तो वो चला नहीं सकते। तो मैं आज हमारे काथर जी का, हमारे जो परिचय देने वाले जो हमारे दिनू भाई हैं, मेरे गांव से हैं, तो गांव का लगाव थोड़ा रहता है मुझे कि मेरे गांव वाला है, तो मेरे गांव का कोई आदमी, कोई भी कम्युनिटी का है, ये मेरे घर आ सकता है, और मैं उसके लिए जो भी कुछ करना चाहिए वो करता हूं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आज मुझे मौका दिया, मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे बोलने का अवकाश दिया। मैं कुलपति दूसरी यूनिवर्सिटी में हूं, ये तो मेरा दायित्व है यहां काम करना, लेकिन जब मेरी यूनिवर्सिटी मुझे इनवाइट करती है तब अंदर से मुझे एक अनहद आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद के लिए दौड़ मेरी है। मैं वेतन भोगी की दौड़ में नहीं हूं, और भोग योनि में भी नहीं हूं। मैं तो योग योनि में काम करने वाला, सबका कल्याण कैसे हो वो ध्यान रखता हूं। आप सबको प्रणाम करते हैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रताप सिंह चौहान ने भारतीय संविधान की जो खूबियां थी वो तो बताई, और बाबा साहब आम्बेडकर कितने टैलेंटेड थे, डायनामिक थे, स्कॉलर थे, उसकी भी बातें रखी। सर आपने कहा कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने तो बाबा साहब को वो सिंबल ऑफ नॉलेज से उसको दिया है, बिरुद दिया है। और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसके लिए आज हम बहुत उसके ऋणी हैं। वो उसकी बातें कैसे रखे, वो जुबा है, वो बेजुबा हो जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है। इतने सारे अधिकार हम लोगों को दिए हैं। और समापन में बस यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने प्रेम दिया है कुलपति साहब प्रताप सिंह चौहान जी को कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर चेयर को, और ये आज 84वीं जो श्रृंखला है वो हम 100 तक ले जाना चाहते हैं, और 100 तक जो ये ई मेमोरियल व्याख्यान सब पूरे हो जाएंगे। बाद में भी हम नए नए उपक्रम बीएससी अम्बेडकर चेयर की ओर से सोच के रखे हैं जो आगे हम बढ़ाएंगे। समापन में अम्बेडकर चेयर की ओर से
सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की कुलपति की ओर से, सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से, हमारे चेयरमैन साहब की ओर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबको भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात, नमस्कार।